टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। डेट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी वाया द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, मतलब पूरे बॉडी में घूमने का काम करता है। जो ब्लड रहता है वो हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, घूमने का काम करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे बॉडी में घूमने का काम करता है। लीजिए ये ले जाइए और शांति से आके बैठ जाइए, शोर मत करिए, शोर मत करिए और तुरंत दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई? लेकिन जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारे पूरे बॉडी में घूमता है, वो किसके थ्रू घूमता है? किसके थ्रू घूमता है भाई? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसके थ्रू घूमता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। वो क्या करता है? ब्लड को ठेलता है, मतलब एक तेजी से वो जब पंप करता है, जो धक से आवाज आती है, वो धक से जब करता है तो ब्लड आपका क्या होता है? सिकुड़ता है। जब हम आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताए थे तो वहां पे हमने आपको बीपी जो आप लोग चेक करती हैं उसमें एक आपका होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। किसी को पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्यों चेक करते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि सिस्टोलिक क्या होते हैं, डायस्टोलिक क्या होते हैं? सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होते हैं? हमारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है मतलब हमारा जो हार्ट होता है उसके काम करने की क्षमता क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। यही होता है। क्यों हमारा हार्ट बहुत तेजी से जोर लगाता है? क्योंकि जो ये पाइप होती है, ये जो हमारे वेन्स होती है, इससे हमारे नॉर्मल कंडीशन में पानी जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन में पानी जा रहे हैं। इतना सबको पता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमारा इतना सारा मिट्टी आके जम गई। मान लीजिए इतना सारा क्या है? मिट्टी आके जम गई। अब पहले इतने पानी जा रहा था, लेकिन अब पानी इतने में जा रहा है। अब यहाँ से पानी पूरी मात्रा में निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। पहले आपका मान लीजिए 2 लीटर पानी यहाँ से आसानी से निकल जा रहे थे, लेकिन अब वही 2 लीटर पानी यहाँ से आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं। पानी हमारे क्या हो रहे हैं? स्लो जा रहे हैं। तो हार्ट क्या करता है? तेजी से उस ब्लड को पंप करता है, मतलब हार्ट तेजी से उस ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हार्ट अपने काम की करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कर लेता है? इंक्रीज कर देता है। इसीलिए कहते हैं हार्ट रेट बढ़ गई है तो धक 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 की आवाज बहुत तेज आती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड को आगे पहुंचाने का काम करता है और ब्लड यहीं पे क्या है? इकट्ठा है, यहाँ से आगे नहीं पास कर पा रहा है। तो वहां से क्या करता है? तेजी से पंप करता है। लेकिन जिस वेन से ब्लड जाती है वहां पे क्या जमे है? क्या जमे है? कोलेस्ट्रॉल जमे होते हैं। जो आप घी खाते हैं, जो फैट खाते हैं, वो आपके किसमें रहता है भाई? फैट वगैरह किसमें रहता है? ब्लड में ही रहता है। जो फैट इकट्ठा होते हैं किसमें होते हैं? ब्लड में ही होते हैं। लेकिन 200 ग्राम ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो ब्लड की संख्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 200 ग्राम। अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा भाई? क्या करेगा? डाइजेस्ट होगा, लेकिन वो जो हमारी ब्लड के संस्कृति है उसमें जाके क्या करने लगता है? बैठने लगता है, जिससे आपकी हाई बीपी हो सकती है। ठीक है, हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। हार्ट अटैक क्यों आता है? जब आपका हार्ट फेल होता है। हार्ट फेल क्यों होता है? जब हार्ट अपने आवश्यकता से ज्यादा काम करने लगता है। जब हार्ट अपने, जैसे आप ही हैं, दौड़ रही हैं, आप रोज मतलब 1 मिनट में 15 मिनट के लिए आप दौड़ रही हैं। ठीक है, 15 मिनट में आप 3-4 किलो तक दौड़ जा रही हैं। अगर वही आपसे बोला जाए कि आप सिर्फ 4 मिनट में 4 किलो तक दौड़िए, तो दौड़ पाएंगी? नहीं दौड़ पाएंगी। दौड़ लेंगी, लेकिन कब दौड़ेंगी? अपने स्पीड को बढ़ा के दौड़ेंगी। क्या करेंगी? अपने स्पीड को बढ़ा के दौड़ेंगी। जब आप नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से वहां तक जा रही थी तो आपको ज्यादा असर नहीं हो रहा था, मतलब आप सर्वाइव कर ले रही थी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको जल्दी पहुँचना है, तो जल्दी पहुँचने के लिए आपको तेजी से दौड़ना भी तो पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो उस समय आप थक जाती हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि प्रेशर, हाथ पैर एकदम कपने लगते हैं, सर पे भारी भारी हो जाते हैं, पसीने का सिक्रीशन होने लगता है।
जब एक नॉर्मल इंसान को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो हमारा क्या है, हार्ट है। बात समझ में आई कि नहीं? जो हार्ट एक बार में जो ब्लड को पंप करता है उसको किस नाम से जानते हैं? अभी हम सिर्फ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को बता रहे हैं। डायस्टोलिक क्या होती है, डायस्टोलिक क्या होती है? कितने टाइम में डायस्टोलिक क्या होती है? जब ब्लड हमारे हार्ट में फिल होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बोलते हैं। और जब हमारा ब्लड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक होता है। एक आपका कौन सा होता है? डायस्टोलिक होता है। जो सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक में ब्लड आपके हार्ट में क्या होते हैं? भरते हैं। सिस्टोलिक में क्या होता है? ब्लड आपके हार्ट में भरते हैं। किसके थ्रू भरते हैं भाई? आपकी जो आयोटा होती है उसके थ्रू, या फिर जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज होती है। जब हार्ट में ब्लड भरते हैं तो उस कंडीशन को सिस्टोलिक कहते हैं। जब हार्ट से ब्लड निकलते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक कहते हैं। इतनी बात कर सकते हैं। हाई प्रेशर में क्या होता है? हाई बीपी में जो आपका दिल होता है इसका प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब जितना जल्दी ब्लड भरेगा उतना जल्दी तो हार्ट काम करेगा। मान लो 1 मिनट में 70 से 72 बार हार्ट धड़कता है। धड़कता नहीं है वो, 70 से 72 बार धक धक करके ब्लड को निकालने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड को अपने अंदर से निकालता है। उसका फिक्स है। लेकिन उसमें जल्दी ब्लड भरेगा तो वो जल्दी ना साफ करेगा। तो जैसे सिस्टोलिक का प्रेशर जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ही किसका होगा? डायस्टोलिक का होगा। जितना जल्दी हार्ट भरेगा, जितने जल्दी हार्ट में ब्लड आएंगे उतने जल्दी हार्ट क्या करेगा? ब्लड को बाहर निकालेगा। तो उस समय हार्ट को एक्स्ट्रा काम मिल जाते हैं। मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हार्ट धक धक करने लगते हैं। उसी को हम लोग हाई प्रेशर के नाम से जानते हैं। बीपी होता किसकी वजह से है? जब आपके यहाँ पे क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं। भाई हमारी बॉडी डिमांड करेगी ना ब्लड की, वो ब्लड मैक्सिमम अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो कंप्लेंट कहाँ पे जाएगी? अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम सही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्लासेस नहीं लेंगे तो कंप्लेंट कहाँ पे करेंगे? सर के पास करेंगे। क्यों प्रिंसिपल के पास करोगी? क्यों प्रिंसिपल के पास करोगी? आप नहीं पढ़ा रहे हैं। सर के पास करेंगे ना? सर के पास क्यों? क्योंकि आप सही क्योंकि हम सही नहीं पढ़ा रहे थे। हमको वो क्या करेंगे? दंडित करेंगे। या तो आप सही से पढ़ाइए, ठीक है, या तो आप चले जाइए। दो में से एक काम करेंगे। तो जब हमारे वेन्स को सही से ब्लड, हमारे ऑर्गन को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा तो क्या करेंगे? किसको कंप्लेन करेंगे? हार्ट को। उसको तो ये लगेगा ना कि यही हार्ट जो है सही से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये हमारे वेन्स में है। किसमें है? वेन्स में है। यहाँ पे हमारे फैट्स वगैरह क्या होते हैं? जम जाते हैं, जहाँ से ब्लड आसानी से पूरी नहीं पास हो पाता है। हार्ट काम करता है लेकिन हमारे बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। वीकनेस होती है, चक्कर आता है, घबराहट होती है। क्यों आता है? जब ब्लड नहीं जाएगा तो न्यूट्रिशंस मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सेल्स को नहीं मिलेगा तो इंसान बेहोश होकर तो गिर करेगा। बात समझ में आई? जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो किसको कंप्लेन करते हैं? हार्ट को कंप्लेन करते हैं। तो हार्ट अपने स्पीड को बढ़ा देता है। उसको लगता है कि शायद हमारी गलती हो, शायद हम मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड को पंप न कर पा रहे हैं। लेकिन उसको क्या पता कि आगे वाली जो हमारी नस है उसी में फैट जमा है। उसको पता है? नहीं पता है। वो अपना काम करते रहता है लेकिन ब्लड यहाँ से नहीं पास होता है। बात समझ में आई? बीपी हाई कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो आपको समझ में आता है कब? जब हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज। इसी से ब्लड जाता है। इसी में जब हमारे फैट जमा हो जाते हैं तो इसके ब्लड जाने का स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं। एक इसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ जाता है या फिर आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो उस समय वो डाइजेस्ट न होने की वजह से वो आपकी जो वेन्स होती है उसी में जाकर चिपकने लगता है।
जम जाता है और जमते जमते क्या करता है, क्लॉट बना देता है। क्या बना देता है, क्लॉट बना देता है, जहां से प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर हार्ट में भी बढ़ता है, प्रेशर इस पे भी बढ़ता है। प्रेशर क्या होता है, इस पे भी बढ़ता है। जैसे आप पाइप का एग्जांपल दीजिए, जो पाइप होती है, नॉर्मल पानी जा रही है, नॉर्मल पानी जा रही है, उसमें खुद पानी डाल दीजिए, पाइप फूट जाती है। वैसे ही जब इसमें प्रेशर बढ़ता है तो ये भी हमारी क्या होती है, थोड़ी सी सूजने लगती है, डैमेज होने का चांसेस रहता है। ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज भी बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है, मतलब यहाँ पे भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको छोड़ते हैं, हाइपरटेंशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ब्लड पढ़ रहे हैं। तो ब्लड हमारा एक टाइप का लिक्विड फ्लूइड होता है और इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, जानते नहीं है, ब्लड हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है, लेकिन किसके थ्रू सर्कुलेट करता है, हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होते हैं उसके थ्रू सर्कुलेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारी वेन्स भी आएंगी, ठीक है, एक आपकी होती है आर्टरीज, एक आपकी होती है वेन्स। आर्टरीज हमारे डीऑक्सीजनेटेड, वेन्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करने का काम करती है। अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड को पंप करती है, जब ब्लड को पंप करती है तभी वही ब्लड हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में जाता है। अब आप जितने तेजी से निकालेंगी, एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी को आप तेजी से फेंकिए और उसी पानी को आप सिर्फ धीरे से ढूंढा दीजिए, फर्क है कि नहीं। जो तेजी से फेंका गया पानी रहेगा वो बहुत ज्यादा दूर पे जाएगा और जो आप धीरे से इसे फेंक देंगे वो थोड़ी सी दूर पे जाएगा। तो वैसे हार्ट है, हार्ट भी क्या करता है, ब्लड को तेजी से पंप करता है ताकि वो ब्लड हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में मूव कर पाए। अगर ये धीरे से पंप करे तो क्या होगा, मूव नहीं कर रहा, तब क्या बोलते हैं, लो बीपी। क्या बोलते हैं, लो बीपी। लो बीपी में क्या होता है, हार्ट की रेट कम हो जाती है। हार्ट हमारा क्या होता है, हार्ट की रेट कम हो जाती है, मतलब बड़ा स्लो स्लो धक 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 करता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। इट प्ले वाइटल रोल, जो ब्लड होता है ये वाइटल रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। जैसे ट्रांसफ्यूजन था, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, विटामिन, वसा, फैट्स वगैरह, एनर्जी वगैरह सबका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। और हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन तक, पूरे सेल्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन का। ब्लड हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। अरे मैडम जी ब्लड बेचारे काम ठीक था, प्रोटेक्शन कहाँ से कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन है कि नहीं। ब्लड हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, एनीवन कोई बताए। हमारे ब्लड में होता है डब्ल्यूबीसी, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी को इम्यून सेल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, इम्यून सेल के भी नाम से जानते हैं। ये इम्यून सेल जो होती है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का काम करती है। तो प्रोटेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। डब्ल्यूबीसी किसमें प्रेजेंस है, हमारे ब्लड में ही तो है। अगर ब्लड में गलती से वायरस, बैक्टीरिया इंटर कर गया तो उसको मारेगी कौन, डब्ल्यूबीसी। तो वायरस, बैक्टीरिया से, फॉरेन पार्टिकल से बचा के कौन रख रहा है, आपका ब्लड ही रख रहा है। कौन रख रहा है, ब्लड ही रख रहा है। ब्लड के पार्ट है ये हमारे डब्ल्यूबीसी, ब्लड के सेल्स होते हैं। बात समझ में आई। तो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। इसके अलावा ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हमारे बॉडी, हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 6 से 7। जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7.35 इसका पीएच होता है। और इसका जो टेस्ट होता है वो कौन क्या होता है, एल्कलाइन होता है। बेसिक नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, बेसिक क्षारीय नेचर के होते हैं। सुने होंगे आप लोग, देखिए चेक करके। खून पिए किसी का नहीं। मेल में 6 से 7 लीटर तक होते हैं, फीमेल में कितने 5 से 6 लीटर तक होते हैं, कम होते हैं मेल में, फीमेल में। रीजन हमने बता दिया था, क्योंकि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है इसका अमाउंट डिपेंड करता है किस पे, हीमोग्लोबिन पे। किस पे डिपेंड करता है, हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन होता है
हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अब फीमेल में कम पाई जाती है, इसलिए वहां पे ब्लड का अमाउंट भी कम होता है। मेल में ज्यादा पाए जाते हैं और इसलिए मेल में ब्लड का अमाउंट ज्यादा होता है। बात समझ में आई? आदमी का जो ऑर्गन होता है, जो बॉडी होती है, वो ठोस की होती है, आयरन की कमी से होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और यही हीमोग्लोबिन मेल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो आयरन भी उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंस होगा। यही हीमोग्लोबिन फीमेल में कम पाई जाती है, तो आयरन की कम प्रेजेंस होगा, इसलिए फीमेल की जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी नाजुक होती है। इतनी बात समझ में आई सबको? फिर इसके बाद क्या बोले थे, इतना बात समझ में आया कि नहीं? फीमेल में कितना होता है, मेल में कितना होता है, इसका पीएच क्या होता है, 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फिर कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारा ब्लड होता है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, एक आपका होता है कौन सा? फॉर्मेट सेल्स। एक आपका होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका फॉर्मेट सेल्स। जो प्लाज्मा होता है ये 55% तक पाया जाता है, जो फॉर्मेट सेल्स होती है वो कितनी पाई जाती है? 45% तक। जो प्लाज्मा होता है ये हमारे लिक्विड होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर के होते हैं, थोड़ा सा हमारे ब्राउनी कलर में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? थोड़ा सा ब्राउनी कलर में स्ट्रॉ होते हैं, व्हाइट व्हाइट निकलते हैं, देखे है ना? देखे कि नहीं? प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग सीरम बोलते हैं, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को क्या करती है? ऊपर कर देती है, फिर उसमें सीरम होता है, उसी सीरम से तो सब कुछ पता कर किया जाता है आपके बॉडी में प्रोटीन्स कितनी है, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कितना है, ठीक है, हार्मोन्स का डिसबैलेंस क्या है, एंटीबॉडी क्या है, सब कुछ तो सीरम से ही पता चलता है। किससे पता चलता है? सीरम से ही ना पता चलता है कि जो जमा रहता है उसको घुमा के एक भी प्रोटीन्स वगैरह का कंसंट्रेशन निकालिए ना सर से बोलकर, है मशीन, ब्लड को निकालिए, ब्लड को निकालने के बाद उसको रखिए, फिर उसमें सीरम वगैरह घुमा के पता करके सर से बोलिए, थोड़ी बहुत सामान भी चाहिए चेक करने के लिए, बोल दीजिएगा प्रोटीन्स का पता कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स कितना होना चाहिए, ठीक है, एल्बुमिन, प्रोटीन्स, ये सब आपको ब्लड चेक करने आ जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में 90% तक क्या रहता है? वाटर रहता है। 90 से 92% तक सबसे ज्यादा पानी किसमें रहता है? प्लाज्मा में। प्रोटीन्स भी होते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है? एल्बुमिन, ग्लोबिन और आपका फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन, ग्लोबिन और आपका कौन सा है? फिब्रिनोजेन। ये हमारी प्रोटीन्स किसमें प्रेजेंस रहती है? प्लाज्मा में। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे किसमें प्रेजेंस होते हैं? प्लाज्मा में। जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब किसमें प्रेजेंस होते हैं? हमारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंस होते हैं। हमारे प्लाज्मा में कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो किसमें प्रेजेंस होते हैं? प्लाज्मा में, फिर वो हमारे बॉडी से रिमूव आउट भी हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे प्लाज्मा में ही क्या बनती है? एंटीबॉडी। मतलब जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में होती है। इसको 3 स्टार मान लीजिए। एंटीबॉडी का लोकेशन कहाँ पर है? 5 स्टार मान लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आराम से बढ़िए शोर मत करके। हमारे प्लाज्मा में ही क्या प्रेजेंस होती है? एंटीबॉडी होती है। हमारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंस क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। यही डिफाइन करती है, यही जो एंटीबॉडी होती है यही डिफाइन करती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस इंसान के अंदर जा सकता है। बात समझ में आई? अभी जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। बस इतना याद रखिए, जो एंटीबॉडी होती है वो किसमें प्रेजेंस होती है? प्लाज्मा में प्रेजेंस होती है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो जो आपका प्लाज्मा होता है इसके फंक्शन की बात करें तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, हार्मोन्स हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे क्या करता है? सेंड कर देता है, पहुंचा देता है। मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ये क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? खींचना, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेना, वही क्या कहलाता है?
प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब ब्लड हमारा हर ऑर्गन में घूमता है, ब्लड हमारा हर ऑर्गन में घूम लेता है, हमारी सेल्स भी ब्लड को अपनी तरफ खींच लेती हैं, लेकिन ये क्या करता है? ये अब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करता है? बना के रखने का काम करता है। कौन? हमारा प्लाज्मा, जो 55% प्रेजेंस होता है। क्या हुआ जी? टिंकल, खुशबू, क्या हुआ जी? कहाँ सो रही हो? सो कर नहीं आती हो क्या? बाहर जाओ, निकलो, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करने वाली दोनों बच्ची हो, निकलो जाओ। ये कौन सी बदतमीजी है? पढ़ने आती है कि सोने आती है यहाँ पे? अच्छा, ना बोलने का नाजायज फायदा ना उठाइए आप लोग, खड़े हो जाओ। हाँ, कल क्या पढ़े थे? इजिथ्रोमाइसिन का यूजेस बताओ। अरे इसमें नहीं, इसमें बैठ जाइए, उम्मीद ही नहीं है आप लोग से कुछ बताने की, ठीक है? मेंटेनेंस होमियोस्टैटिक्स को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा हेल्प इन द ब्लड क्लॉट, इसके अलावा हमारे ब्लड को क्लॉट बनाने में भी मदद करता है। कब मदद करता है? जब आपको चोट लगती है, जब आपको चोट लगती है, कहीं पे चोट लगती है, वहां से ब्लड निकलते रहते हैं। क्या करते हैं? निकलते रहते हैं, और वहां पे ब्लड को जमाने में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट बनाने में मदद करता है। अगर आपको यहाँ पे चोट लगी, मान लीजिए आपका हाथ है, यहाँ से यहाँ पे चोट लग गई, इतनी जगह से आप यहाँ से, तो क्या करेंगे? ब्लड निकलेंगे, ब्लड क्या करेंगे? निकलेंगे। अगर हमारे प्लाज्मा हमारा ब्लड क्लॉट ना करे तो करते रहेंगे, ब्लड लॉस होगा कि नहीं आपके बॉडी से? तो यही प्लाज्मा क्या करता है? किसको एक्टिवेट करता है? आपका WBC प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। कुछ कंपोनेंट्स इसमें भी, प्लाज्मा में भी प्रेजेंस होते हैं, जो मदद करते हैं यहाँ पर ब्लड को क्लॉट, मतलब कि ऐसे जालीनुमा संरचना बनाने में मदद करते हैं। फिब्रिनोजेन होता है, वो कंपोनेंट्स होते हैं WBC के, ठीक है? उसको ब्लड के क्लॉट को बनाने में मदद करते हैं। जब आपको चोट लग जाती है तो ब्लड क्या होते हैं? बहने से बंद हो जाते हैं, कुछ देर तक बोलते हैं ना, दबा के रखिए, बंद हो जाएगा। जब आप दबा के रखते हैं तो वहां पे ऊपर की तरफ देखते हैं कि ब्लड जम जाता है, निकलता नहीं है। तो जो क्लॉट है, क्लॉट का मतलब होता है जमना, तो ये ब्लड के क्लॉट को भी बनाने में मदद करता है, ठीक है? फिर इसके बाद जो आपकी फॉर्मेट सेल्स होती है, ये कितने परसेंटेज में है? 45% में। कितने परसेंटेज में है? 45। इसमें तीन चीजें होती है, एक आपकी होती है आरबीसी, एक होती है WBC, एक आपकी होती है प्लेटलेट्स। एक कौन से होती है? आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है, एक कंटेन की रहती है किसको? हीमोग्लोबिन को। आरबीसी किसको कंटेन की रखती है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन आरबीसी को या फिर ब्लड को रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या करता है? रेड कलर देता है। किसको देता है? ब्लड को रेड कलर देता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कौन सा? सॉरी, हाँ, इसके अलावा ये जो आरबीसी की जो लाइफ सेल्स होती हैं, लाइफ स्पैन मतलब होता है कि कितने दिन तक आरबीसी जिएगी, कितने, एक मिनट, क्या हो रहा है जी? आरबीसी कितने दिन तक जिएगी? तो आरबीसी जो रहती है वो 120 दिन तक जिंदा रहती है। इसके बराबर आप बोलेंगे मैम हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में इतना सारा ब्लड रहता है, स्टोर कहाँ पे रहता है? कुछ लोग कहेंगे हार्ट के पास स्टोर रहता है। प्लीहा का नाम सुनी है? स्प्लीन प्लीहा। तो जो प्लीहा होता है, प्लीहा में ही हमारे क्या होते हैं? ब्लड स्टोर रहते हैं। आरबीसी हमारी कहाँ पे स्टोर रहती है? प्लीहा में ही स्टोर रहती है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सुने हो? प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब आरबीसी मरती है तो उसी प्लीहा में ही क्या होती है? प्लीहा, ठीक है? उसी में क्या होती है? खत्म हो जाती है, ठीक है? मरती है, उसी में उनका सब कुछ हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? आरबीसी में क्या प्रेजेंस होते हैं? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ब्लड आरबीसी को रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते
कराते हैं। न्यूट्रिशंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है? आपका प्लाज्मा करवा रहा है। हार्मोन्स का न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है? प्लाज्मा। लेकिन जो आरबीसी जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? हमारा आरबीसी ही करवाता है। बात समझ में आई कि नहीं? ऑक्सीजन को आपके सेल्स तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, लंग्स को देता है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देती है। आरबीसी जो होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है। आरबीसी कहाँ पे स्टोर होता है? प्लीहा में होता है। डब्ल्यूबीसी कहाँ पे स्टोर होता है? आरबीसी की हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ मतलब कि कब तक आरबीसी जिंदा रहेगी? 120 तक। आरबीसी स्टोर कहाँ पे रहता है? आरबीसी जब मरता है तो कहाँ पे जाता है? प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का क्या नाम दिया गया? कब्रिस्तान। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। आरबीसी बनती कहाँ पर है? ये जो आरबीसी है ये स्टोर कहाँ पे रहती है? प्लीहा में। लेकिन बनती कहाँ पे है? कहाँ पे बनती है? आरबीसी कहाँ पे बनती है? बोन मैरो में बनती है। बोन में नहीं बनती है, बोन मैरो में बनती है। ऐसे आपका बोन रहेगा, फिर यहाँ पे एक येलो बोन रहेगी, येलो बोन मैरो, और यहाँ पे एक ऐसे जालीनुमा संरचना रहती है बोन में। चिकन खाए हो? बोन को फोड़ के देखो, उसमें जालीनुमा संरचना रहती है। पीला कलर का रहता है। वो पीला कलर का वो येलो बोन मैरो रहता है। जो येलो बोन मैरो रहता है वो क्या बनाता है? डब्ल्यूबीसी बनाता है। और जो जालीनुमा संरचना होती है वहां पे आपके आरबीसी बनती है। ब्लड कहाँ पे बनता है? रेड बोन मैरो में। बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें तो बोन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहां की बोन क्या होती है? पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, नाजुक हो जाती है। या फिर वो पेट में ही रहते हैं, जब माँ के पेट में रहते हैं तो वहां पे बोन पूरी तरह से बन नहीं पाती है, एकदम बहुत नाजुक बनती है, नरम वाली। तो वहां पे बोन मैरो का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। तो बताइए छोटे बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? छोटे बच्चों में जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण जब तक पेट में रहेंगे तब तक भ्रूण ही कहलाएंगे। वो बच्चे कब कहलाते हैं? जब वो पेट से बाहर आते हैं। ठीक है? तो भ्रूण में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? कहाँ से? जो जैसे कि हम लोग में क्या होता है, हम लोग में ब्लड का फॉर्मेशन ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में बनता है। ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में। ये जो हमारी बोन मैरो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस होती है? बोन में। रेड बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो होती है। जो रेड बोन मैरो होती है वो आरबीसी को बनाने का काम करती है। जो येलो बोन मैरो होती है वो क्या करती है? डब्ल्यूबीसी को बनाती है। छोटे बच्चे में बोन्स बड़ी नाजुक होती है, उसको तोड़ मरोड़ दीजिए तो बोलते हैं ना ज्यादा से चाहे जैसे उठा लो, बहुत नाजुक होती है। तो वहां पे बोन मैरो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आप बताइए, तो बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन, बच्चे में ब्लड कहाँ बनता है? बताइए। यकृति की कौन सुना है? बोन्स में, उसमें बोन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। बोन्स में पूरी तरह से क्वेश्चन है। एक छोटे बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सब लोग नोट्स करिए। जो छोटे जो भ्रूण होते हैं वहां पे ब्लड कहाँ पे बनता है? हम लोग के बॉडी में जो अडल्ट होते हैं उसमें कौन सा अडल्ट नहीं, एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है कहाँ से होता है? बोन मैरो होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे जो भ्रूण होते हैं उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ब्लड कहाँ पे बनता है? ठीक है, इतना आप लोग खुद पढ़ के आइएगा। क्या बोलिए? ब्लड कहाँ पे बनता है? छोटे बच्चों में जो भ्रूण होते हैं उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ठीक है। फंक्शन की बात करें तो जो आरबीसी होती है इसका मेनली काम क्या रहता है? ऑक्सीजन को देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करती है। नाभि के पास बनता है। कहाँ पे बनता है? अभी हम पूछे थे, कौन बोला है नाभि के पास? नाभि के पास, बच्चों की नाभि के पास नहीं होता है। आप लोग अधूरा मत, हम कल का टाइम दिए हैं, अभी आज है, रात है, आराम से पढ़ के सही क्वेश्चन दीजिए। कहाँ जल्दबाजी हो रही है? कुछ भी बता रही है। ठीक है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं कौन से?
कौन बचाता है? इम्यून सिस्टम। और कुछ लोग को हर महीने सर्दी होती है। यस मैम बिना मौसम के बता रहे हैं। जो इम्यून सेल होती है इसको हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। ये हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का काम करती है, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर गलती से आपके बॉडी में चला गया, अगर आपके एसिड से बच गया, आपके सलाइवा से बच गया, या फिर नोज के थ्रू, बहुत ऑक्सीजन के थ्रू आते जाते रहते हैं, अगर वो चला गया तो उसको कौन मारती है? हमारी WBC मारती है, ठीक है, जिसको हम लोग इम्यून सेल्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखने का काम करती है, मीन्स कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बचाती है। और जितना स्ट्रांग आपका इम्यूनिटी होगा उतना ही आप लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से फाइट कर पाएंगे। हर चीज से इम्यूनिटी सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज है। अगर आप इस जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं। माइक्रोस्कोप डाल के देखिए ना, पता चल जाएगा कि कौन कौन चीज आपको घेर के रखी है। और इतनी खतरनाक चीज होती है, अगर गलती से आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, हर महीने बीमार होते हैं। आप बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, कुछ पेशेंट को रोग भी रहते हैं, आप जानते हैं उसको क्या है, उससे बात करें। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, होती है कि नहीं होती है? तो उस सब बीमारियों से कैसे बचेंगे? किसके थ्रू बचेंगे? WBC के थ्रू बचेंगे। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? एक्सरसाइज करने से। यस, एक्सरसाइज करने से होगा ना जी। जैसे एक्सरसाइज करने से मसल बनती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यून सिस्टम नहीं होता, कुछ परसेंटेज तक होता है, लेकिन न्यूट्रिशन से फूड नॉलेज होता है। हेल्थी खाना खाइए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये जो होता है इस सबको इग्नोर मारिए और उसी पे अच्छी चीजें खाइए, ठीक है। पालक की सब्जी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध लीजिए, अंडे लीजिए, मीट्स खाइए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल फ्रूट का हमेशा यूज करिए। तो ये सब क्या करते हैं? आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। पिज्जा, बर्गर, मोमो आपके ऑर्गन को खराब कर देंगे, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे नहीं। एक टेस्ट के लिए बढ़िया है, ठीक है, लेकिन आपके बॉडी के लिए बढ़िया नहीं है। सिर्फ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इम्यूनिटी बहुत ही मायने रखती है एक इंसान को इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है? न्यूट्रोफिल है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है? न्यूट्रोफिल। क्या नाम है? एक फोन सबको दे दीजिए, अभी लेकर आइए। फिर इसके बाद क्या है आपका? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कुछ और नहीं है, ये आपके WBC के टाइप है। किसके टाइप है? WBC के टाइप है। न्यूट्रोफिल्स क्या है? WBC के टाइप है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो किसको मारते हैं? बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जो अब लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट्स आपके इम्यूनिटी बी सेल और टी सेल को बनाने में मदद करती है, बी और टी सेल को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है, ठीक है। और जो मोनोसाइट्स है ये फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर आपके ब्लड में मर रहे हैं तो उसको खा जाने का काम, उसको खाकर पचा देने का काम कौन करता है? मोनोसाइट्स करता है। एक आपका होता है इस्नोफिल्स। नहीं समझ में आया? WBC है, क्या है? WBC हमारे बॉडी को बीमारियों से बचा के रखता है। वो बीमारी आपको बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। अब WBC के टाइप है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल और इसके कोई फंक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं? कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल और आपका क्या है? बेसोफिल। अब इसका अलग-अलग फंक्शन है। जो न्यूट्रोफिल्स है ये भी हमारे WBC की टाइप है। किसकी टाइप है? WBC। लेकिन इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को मारना। इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को मारना। अब ये तो बैक्टीरिया को मार दिया, अब वो बैक्टीरिया कहाँ पर है?
लिम्फोसाइट्स। इसके बाद इस्नोफिल, ये जो इस्नोफिल होती है ये एलर्जिक और पैरासाइट से फाइट करती है। एलर्जिक और पैरासाइट्स जो एलर्जिक, जो मौसम वगैरह चेंज होते हैं या फिर सर्दी जुकाम होता है, थोड़ा सा कोल्ड इन्फेक्शन से भी आपको एलर्जी हो जाती है, स्किन पे खुजली वगैरह होती है, होता है नॉर्मल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बरहो मास सर्दी जुकाम, उन लोगों का तो समझ में ही नहीं आता है। मेरी मम्मी को हमेशा रहता है, थोड़ा सा ठंडा खाएंगे तुरंत सर्दी में। जानती हो कौन सी बीमारी होती है? उसको इस्नोफिलिया के नाम से जानते हैं। और वो बीमारी कब होती है? जब आपके बॉडी में इस्नोफिलिया बढ़ जाती है। इस्नोफिल नाम का जो केमिकल्स होता है वो बढ़ जाता है। ये इस्नोफिल्स किसके पार्ट है? हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट है। इसका काम क्या है? एलर्जी और पैरासाइट्स को बचा के रखना। जब यही बढ़ता है आपके बॉडी में तो ऑटोमेटिक क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस को मारता है। इसका इफेक्ट ही क्या है? एलर्जी और पैरासाइट्स। एलर्जी में क्या होते हैं? सर्दी जुकाम खांसी यही होते हैं ना, ठीक है। थोड़ा से भी बैक्टीरिया गया तुरंत क्या करेगा? खत्म करने का काम करेगा। और उस समय आपको सर्दी जुकाम बुखार हर महीने हमेशा आता रहेगा। कुछ ठंडा चीज भी खाएंगे तो भी तुरंत एक्टिव हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है, ये हर एक चीजों को फॉरेन पार्टिकल समझने लगता है। इसकी संख्या जब बढ़ जाती है तब होता है। जब इस्नोफिल का संख्या बढ़ता है तब आपके बॉडी में एक इस्नोफिलिया नाम की बीमारी होती है, जो जिसमें आपको एलर्जी होती है। सिर्फ क्या होती है? एलर्जी। कोल्ड इन्फेक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये इतना एक्टिव हो जाता है ना कि हर एक चीजों को क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है और उसको खत्म करने का काम करता है। उस समय आपके सर में दर्द होगा, सर्दी होगी, आँख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, बोलने में प्रॉब्लम होगी, आपके लंग्स क्या हो जाते हैं? थोड़े से जकड़ जाते हैं। किसकी वजह से होता है? इस्नोफिल की वजह से होता है। बात समझ में आया सबको? नहीं? फिर इसके बाद क्या है आपका? बेसोफिल। जो बेसोफिल होती है ये रिलीज करती है हिस्टामिन। किसको रिलीज करती है? हिस्टामिन। क्या होता है हिस्टामिन? हिस्टामिन एक टाइप का केमिकल्स होता है। ये आपके बॉडी में एसिड को बनाने में भी मदद करता है। आपके बॉडी, आपका जो स्टमक होता है, स्टमक जो आपका पेट होता है, ठीक है, ये आपका पेट है। इसी पेट पे H2 नाम के रिसेप्टर प्रेजेंस रहते हैं। H2 नाम के क्या प्रेजेंस होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंस होते हैं। ये हिस्टामिन रिलीज कौन कर रहा है? बेसोफिल। बेसोफिल से हिस्टामिन आती है, H2 रिसेप्टर पर बाइंड करती है, बाइंड करके H2 रिसेप्टर को एक्टिव कर देती है। यही H2 रिसेप्टर आपके स्टमक में एसिड को बनाने में मदद करता है। यही H2 रिसेप्टर आपके स्टमक में क्या करता है? एसिड बनाता है। ये जो हिस्टामिन होती है एक टाइप की क्या होती है? केमिकल्स होती है। ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। क्या कॉज करती है? इन्फ्लेमेशन। लेकिन इन्फ्लेमेशन ये कब कॉज करेगी? जब ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगी। जैसे ताला है, वो ताला किसी और चाबी से खुल जाएगा? नहीं। उसको खोलने के लिए सिर्फ उसकी एक पार्टिकुलर चाबी भी चाहिए ना। वैसे ये भी रिसेप्टर अपना एक्शन देगा, लेकिन उस एक्शन को देने के लिए उसको किसी के साथ बाइंड होना पड़ेगा। वो सबके साथ नहीं बाइंड होगा, उसके लिए भी एक पार्टिकुलर रिसेप्टर होना चाहिए। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, जाने दीजिए। बहुत अच्छी टॉपिक है रिसेप्टर वाली। मतलब जैसे हमारा हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन का ये रिसेप्टर होता है। एक हिस्टामिन का क्या होता है? रिसेप्टर होता है। एक हिस्टामिन रिलीज हुआ, एक हिस्टामिन जाके H1 रिसेप्टर से बाइंड कर दिया अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर। अगर यहाँ पे हमारा D2 रिसेप्टर है या फिर यहाँ पे हमारा D3 रिसेप्टर है, वो किसी से बाइंड भी नहीं करेगा, सिर्फ जाके किससे बाइंड करेगा? अपने वाले रिसेप्टर से। दूसरे वाले रिसेप्टर से बाइंड भी नहीं करेगा। अगर बाइंड कर भी दिया तो ये रिसेप्टर कोई एक्शन ही नहीं देगा, कोई एक्शन नहीं देगा और उसको क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। तो एक की और लॉक और की तरह काम करते हैं हमारे रिसेप्टर। मतलब कि एक ताले को खोलने के लिए पार्टिकुलर चाबी की जरूरत पड़ती है। वैसे जो बीमारी होती है या फिर जो बीमारी होती है उसके लिए जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो दवा होती है, जो आप दवा खाते हैं, वो भी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं। एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। हिस्टामिन आपके बॉडी में एलर्जी क्रिएट करती है।
क्या क्रिएट करती है? सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी क्रिएट करती है, इन्फ्लामेशन होते हैं, आपके हाथ में खुजली होने लगती है, कोल्ड इन्फेक्शन हो जाते हैं। किसकी वजह से हो रहा है? हिस्टामिन का एक्शन है। अब जो आप दवा खाएंगे वो दवा क्या करेगी? वो दवा जाके इसी रिसेप्टर पर बाइंड कर लेगी। जो आप दवा खाएंगे वो दवा इसी रिसेप्टर पर बाइंड कर लेगी। अब हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। एक चेयर पर हम ही बैठेंगे, अलग सी बात है दूसरा कोई आके हमारे ऊपर बैठ जाए, तो वो जो दवा आप खाएंगे वो हिस्टामिन की जगह जाके उसके पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर लेगी। तो उस समय क्या होता है? हिस्टामिन वहां पे बाइंड नहीं कर पाता है। तो जब हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा तो अपना एक्शन देगा नहीं देगा, तो वही कहते हैं कि दवा हमारे इन्फेक्शन को ठीक कर देगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री, अरे सॉरी मेडिसिन है, मेडिकल है, इतने जल्दी नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आया ना? देखो रेल बताते हैं। कौन है भाई? कौन साइलेंट करो? देखो हमने डाइजेशन आपको पढ़ाया था। एक फंडस होते हैं, बीच में क्या होते हैं? फंडस होते हैं। बीच में क्या होते हैं? फंडस होते हैं। और इसी फंडस में क्या बनता है? HCl। HCl की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है। लेकिन ये HCl बन कैसे रहा है? HCl बन कैसे रहा है? HCl पे प्रेजेंस होता है H2 रिसेप्टर। क्या प्रेजेंस होता है? H2 रिसेप्टर। और इस H2 रिसेप्टर, यही H2 रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है? HCl को बनाने का काम कर रहा है। यहाँ से निकल रही है हिस्टामिन। हिस्टामिन एक टाइप की केमिकल है, वो H2 रिसेप्टर से बाइंड कर रही है और यहाँ से HCl बन रहा है। समझाने के लिए बता रहे हैं। आपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रही है और HCl को बढ़ा दे रही है, बढ़ा रही है। जितना ज्यादा HCl बनेगा उतना ज्यादा आपका भोजन डाइजेस्ट होगा, उतने ज्यादा भाप बनेंगे। तो आपको एक बीमारी होती है एसिडिटी, ठीक है, पेट में दर्द होना, फलाना ढिकाना सब कुछ होता है, वो हमारे स्किन को भी जला देती है। हमारे पेट के जो ज्यादा एसिड बनेगा तो हमारे क्या करेगा? स्टमक को जला देगा, ऊपर हमारे ईसोफेगस को जला देगा, जिसकी वजह से जो लैट्रिन होती है उससे भी ब्लड वगैरह आने लगते हैं। इसको हम लोग पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ये ठीक कैसे होता है? अब जो आपका जो दवा आप लेंगे वो दवा इस हिस्टामिन की जगह जाके बाइंड करेगी, इस रिसेप्टर पे ये जाके क्या करेगी? बाइंड कर देगी। अब यहाँ पे हिस्टामिन बाइंड हुआ नहीं हुआ, एसिड का सिक्रीशन बढ़ेगा। भाई एसिड का सिक्रीशन कौन बढ़ा रहा है? आपके बॉडी में जो केमिकल है वो बढ़ा रहा है। अब वो केमिकल अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहा है। बाइंड कौन कर रहा है? आपकी दवा ये कम कर रही है। अब ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तो एसिड का सिक्रीशन होगा नहीं होगा, धीरे धीरे एसिड कम होंगे, आपका धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दवा का भी रोल होता है, ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। जो सूजन है, पेट है, पेन होता है, उसको भी कम करने में मदद करता है। एसिड का सिक्रीशन ऐसे ही कम होता है। बात समझ में आई? ये दवा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे नहीं समझ में आएगा सबको। इतनी सबको बात समझ में आई? ये आपका कौन सा होता है? प्लेटलेट्स। इसके बाद आपका कौन सा है? तीसरा प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं इसके फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 12 फैक्टर होते हैं। प्लेटलेट्स के कितने फैक्टर होते हैं? 12 फैक्टर होते हैं। ये भी हमारे ब्लड को, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को क्लॉट करवाता है, मतलब ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। जब चोट वगैरह लग जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उस समय हमारा कौन आता है? प्लेटलेट आता है। जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो उस समय प्लेटलेट आता है, क्लॉट कर देता है, वहां से आपकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो कितना टाइम क्या होगा? 11:30 हो गए ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया सबको? समझ में आया? अब क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप। जानते हो ब्लड ग्रुप क्या होती है? पता है? नहीं जानते हो? आज पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे? आज नहीं पढ़ोगे? बोर हो गए? सर का आज हम तैयार करके आए टॉपिक। आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना तैयार कर दीजिएगा। सुनिए,
प्लेटलेट शरीर में कितना होता है? 2 लाख 3,000। 1 से 2 लाख होना चाहिए। पता नहीं है टेंशन है जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक एक चीज पर पूछना है, डॉक्टर नहीं है। देखो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ के आना है। एंटीजन क्या होती है और आगे क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ब्लड ग्रुप, ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम जरूर पढ़िए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, सब कुछ अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के